धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 7 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है। अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में धाकड़ खबर अपनी ज़रा सी भी भूमिका, ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़रा सी भी भूमिका निभा रहा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एटीएम, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड के जरिए हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले पर दिखाए जा रहे नंबर पर पेटीएम करके या फ़ोन पे करके हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम ना तो किसी कारपोरेट के फंडिंग से चलते हैं और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी की फंडिंग से चलते हैं। आप लोगों के सहयोग से अपनी दुकान सजाए हुए हैं। जब तक आपका सहयोग रहेगा दुकान चलती रहेगी, आप लोगों को भी मज़ा आता रहेगा। मज़ा इसलिए क्योंकि आजकल खबरें सूचना के लिए कम और मज़े के लिए ज़्यादा देखी जाती हैं। तो चलते हैं पहली मज़ेदार खबर की तरफ। पहली खबर जो कोर्ट से जुड़ी भी आ रही है उस पर गौर कर लीजिए। कुछ शर्तों के साथ वकीलों को चैम्बर्स खोलने की इजाज़त दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दी है। बता दें आपको, जैसे ही देश में लॉकडाउन लागू हुआ था उसी दौरान वकीलों के चैम्बर्स पर भी ताला लटका दिया गया था और कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई शुरू कर दी थी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होने लगी थी। खुली अदालतों में सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी। इसी बीच एक वकील महोदय पहुंचे, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की। उन्होंने कहा, साहब हमारे चैम्बर्स बंद हैं, हम मामलों की सुनवाई में कैसे शामिल हों, तमाम फाइलें वहाँ बंद हैं, हमारे पास दस्तावेज भी नहीं है, तो इसलिए हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपने चैम्बर्स खोल सकें। तो अब कुछ शर्तों के साथ इजाज़त दी गई है, जैसे सुबह 10 से 12 बजे तक चैम्बर्स खोल सकते हैं भैया, 2 से 4 बजे तक शाम को चैम्बर्स खोल सकें, यानी कि दोपहर से शाम तक। तो ये 2 किस्तों में चैम्बर्स खोलने की इजाज़त मिल गई है। इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो आप लोग जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन, अलाना फलाना ढिकाना, ये तमाम चीज़ें हैं। इसी तरीके से एक अपडेट इस मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि वो 19 जून तक, जी हाँ अगले महीने तक, आज 19 मई है, वर्चुअल सुनवाई ही करता रहेगा। वो ओपन अभी सुनवाई अदालतों में शुरू नहीं करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो और अदालतें मुझे लगता है इतनी आसानी से ओपन सुनवाई के लिए भी शुरू या चालू नहीं हो पाएंगी या कर पाएंगी। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने विप्रो के डायरेक्टर संस्थापक अजीम प्रेमजी, उनकी पत्नी और 3 लोगों को राहत देने से इनकार कर दिया। राहत किस मामले में? ये लोग पहुंचे थे अपने खिलाफ जारी हुए सम्मन पर रोक लगाने के लिए, जो निचली अदालत से जारी हुआ, लेकिन हाईकोर्ट ने उस सम्मन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। क्या मामला है, थोड़ा सा वो देख लीजिए। 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनके 45 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उन 45 करोड़ रुपए की संपत्ति को एक प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर, 2 तरीके के ट्रस्ट होते हैं, एक पब्लिक ट्रस्ट, एक प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट जो होता है वो चैरिटी ट्रस्ट होता है, उसमें आए गए हर पैसे का आय और व्यय तो आप लोगों को बताना होता है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए हुआ। एक प्राइवेट ट्रस्ट कुछ लोग अपने घर के परिवार के लोग बना लेते हैं, तो उस तरीके का प्राइवेट ट्रस्ट ही बताया गया। तो एक प्राइवेट ट्रस्ट में और एक नवगठित नई नवेली कोई कंपनी बनाई गई, उसमें हस्तांतरित कर दिया गया 45 करोड़ रुपये की संपत्ति को। वो मामला सामने आने के बाद इनके खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज किया गया है और उस आपराधिक केस जो दर्ज हुआ उसमें इनके खिलाफ सम्मन जारी हुआ है। उसी सम्मन से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। कैसे कैसे क्या क्या इनके नाम हैं, थोड़ा सा वो देख लीजिए। अजीम प्रेमजी हैं, उनकी पत्नी यास्मीन प्रेमजी हैं, जिनके खिलाफ ये सम्मन जारी हुआ था। इसके अलावा कॉरपोरेट मंत्रालयों के क्षेत्रीय निदेशक, यानी कि स्थानीय जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है पग्गल थिरथवी श्रीनिवासन, वो हैं, वो उनके खिलाफ हुआ है। ऐसे ही MR भट्ट हैं और ऐसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनका नाम बताया जा रहा है D वेंकटेश्वरा राव। तो इन सब के खिलाफ सम्मन जारी हुआ था, लेकिन कोर्ट ने इनको राहत देने से इनकार कर दिया। ये वही अजीम प्रेमजी हैं जिनको लेकर आजकल सोशल मीडिया पर एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है कि इन्होंने 50,000 करोड़ रुपए सरकार को दिए हैं। हालांकि वो मैसेज 2019 का है, जब इन्होंने दिए थे कोरोना महामारी के दौरान, उतने पैसे इन्होंने नहीं दिए, लेकिन वो बजट भी अपने आप में बहुत बड़ा है। विप्रो से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मामला सब जुडिस है, यानी कि अदालत में विचाराधीन है, तो वो ऐसे मामले में कोई बयान नहीं देना चाहती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। JNU हिंसा आपको याद होगी, अब दिल्ली पुलिस ने उसमें कहा है कि हमने SIT बना दी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। साकेत कोर्ट के सामने पेश हुई दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। क्या क्रांतिकारी पुलिस है साहब, 5 महीने बाद SIT बनाने की बात कर रही है। बता दें आपको,
5 जनवरी का वह दिन था जब नकाबपोश लोग हथियारों से लैस होकर जेएनयू में घुसे, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स पर हमला बोल दिया और कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। और उससे पहले 3 और 4 को भी इसी तरीके के लगातार हमले हुए थे। सब लोग कैमरे में कैद हुए। आज तक ये क्रांतिकारी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। इस मामले में प्रोफेसर सुचरिता सेन भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्होंने अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी को लेकर साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कहा कि इस मामले की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसमें दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया गया था। कैसी कोर्ट है, कैसी दिल्ली पुलिस है, 5-5 महीने तक जवाबी तलब हो रहे हैं और वो जवाब देने के लिए जा रही है। तो दिल्ली पुलिस पहुंची और उसने कहा है साहब हमने तो एसआईटी बना दी इसकी जांच के लिए। क्या सोच रहे तुम? 5 जनवरी की जो बात है ना वह तो हम कर ही रहे, उससे पहले 3 और 4 जनवरी को जो वहाँ राड हुई थी उसकी जाँच भी कर रहे हैं हम। बता दें आपको, ये मामला पहले बसंत कुछ नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, बाद में क्राइम ब्रांच को मामले को सौंप दिया गया था। तब से क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इब्जा क्राइम ब्रांच का कहना जी कि हम तो इस मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बना दिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, लेकिन बता ही रहे बस, इबलो होता कुछ दिख रहा। तुमने कोई आदमी पकड़ा देखा हो? एक महिला सी का नाम आया था, कहते हो कोमल कुछ करके नाम है उसका, एबीवीपी की है। बाद में वह भी कहने लगी मैं ना हूँ जी, या तो कोई और है। हमारा फोटो तो ऊपर से लगा दिया इसमें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 2 डॉक्टरों को सेवा विस्तार देने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। मेरठ के हस्तिनापुर के सीएससी अस्पताल में, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात थे 2 डॉक्टर, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, यानी कि उनका रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। लेकिन वो कह रहे साहब, हाईकोर्ट में पहुंच के बोले कि साहब हमें ना 65 साल की उम्र में रिटायर करो साहब, हमारी ज़रूरत है भी समाज को, हमारी ज़रूरत है भी लोगों को, क्योंकि कोरोना चल रहा है। ऐसे में डॉक्टर तो हैं नहीं और हम लोग रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। कोर्ट ने कहा भैया कानून के तहत ही तो रिटायर हो गए, अगले 5 साल का पैसा कहाँ से दिलाएंगे तुम्हें? अगर मान लो रिटायर नहीं करेंगे तो अगले 5 साल का पैसा कहाँ से दिलावें? तो इस पूरे मामले को लेके कोर्ट ने उनको सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया और साथ ही इस पूरे मामले में योगी सरकार को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि वो 4 हफ्ते में आके जवाब दाखिल करेंगे। क्या कोरोना के चलते डॉक्टरों को सेवा विस्तार दिया जा सकता है, और विस्तार दिया जा सकता है तो क्या वो उसके लिए कानून में संशोधन करने को तैयार है, क्योंकि ये सरकार का नीतिगत फैसला है और हाईकोर्ट ऐसे मामलों में दखल देना नहीं चाहता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पत्नी का इलाज कराने के लिए जमानत चाहिए, पहले अपने मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो। ये मामला दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट से आ रहा है। यहाँ के एक जज महोदय हैं जिनका नाम बताया जा रहा है नवीन कुमार कश्यप। उन्होंने हत्या के एक आरोपी को, जिसका नाम बताया जा रहा है रविधि का, उसको जमानत देने से पहले कहा अच्छा भाई ठीक है, मान लिया तुम्हारी घरवाली बीमार है, उसका इलाज कराने तुम्हें जाना है, हमने भी पता करा लिया, लेकिन इलाज कराने से पहले जमानत जो मिलेगी तुम्हें वो इस शर्त पे मिलेगी जो नरेंद्र मोदी ने ऐप बनाया ना वह अपने मोबाइल में घुसा ले, मतलब डाउनलोड कर ले, उसको इंस्टॉल कर ले, देसी भाषा में जो समझ सको। इससे पहले भी ऐसा एक मामला आया था कि जज साहिबान ने 5 ऐसे लोगों को जमानत दी थी और उससे पहले कहा था कि भैया अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो। बताइए इसे क्या कहें? आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो भैया, 5-10 लाख का लोन भी करा दो। कोई बैंक वाला तो नहीं कह रहा ऐसी बात कि भाई अपना मोबाइल में डाउनलोड कर ले, 5-10 लाख का लोन लेना, अपना धंधा पानी चोखा चला लियो, कह रहा क्या? या कोई कार वाला कह रहा हो कि आ जाओ जी हमारे यहाँ से कार ले जाओ, कम पैसों में कार दे देंगे, लेकिन पहले अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो। पुलिस वाला ही क्यों कह रहा है, जज ही क्यों कह रहा है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में बोला रेलवे प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था जो प्रवासी मजदूर हैं उनके घरों तक भेजा जाए, क्योंकि सरकार ने जो वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं कि वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है, ना उन हेल्पलाइन नंबर पे बातचीत हो पा रही है। लोग परेशान हैं, वो निकल पड़ते हैं घरों से, रेलवे स्टेशन पर पहुँच के उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो ट्रेनें नहीं चल रही, फिर वो उन पर पुलिस लठ बजाती है जी खुला, कहती है वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, फिर उनके सामने दिक्कतें दुनिया भर की आती हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर पिटीशन दाखिल की गई। चीफ जस्टिस हैं डीएन पटेल और सी हरिशंकर की बेंच थी, उसने पूरे मामले की सुनवाई की, रेलवे को नोटिस तलब किया। रेलवे आया, जवाब दिया, कहने लगा साहब हम तो अपनी पहले से ही तैयारी कर बैठे, पर मैं इसमें पहले नाम बता दूं, बंधुआ मजदूर उन्मूलन राष्ट्रीय अभियान समिति की ओर से पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर रेलवे ने आके कहा कि हमने तो पूरी तैयारी कर रखी जी, 800 ट्रेनों के जरिए 10 लाख लोग अभी तक हम उनके घरों तक भेज चुके हैं। ये इनका रेलवे का कहना है। अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं।
यह खबर हमारे पास पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से है, इसे लिए हमने इसे सबसे आखिर में रखा। क्या कहें ये खबर देख लो जी। खबर के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि ठीक है कोरोना है, लेकिन कोरोना 1-2 दिन में तो ख़त्म होने वाला नहीं है, या तो लंबा चलेगा। तो इस कंडीशन में जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं या जितने भी बाज़ार हैं उनको बंद नहीं रखा जा सकता है, उनको 7 के 7 दिन खोला जाए। अगर उनको नहीं खोला जाता है तो लोग कोरोना से कम और भूख और बेरोज़गारी से ज़्यादा मर जाएंगे। ये बहुत बड़ा झटका है वहाँ की सरकार को कि उसने लॉकडाउन के चलते बाज़ारों को बंद कर रखा था और शॉपिंग मॉलों को भी बंद कर रखा था। कोरोना के मामले बताए जाते हैं, 913 से ज़्यादा लोगों की वहाँ मौत हो जाने की बात बताई जाती है। बने रहिएगा जी धाकड़ खबर के साथ। हमारी खबरों को लाइक भी कर सकें, हमारी खबरों को शेयर भी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकें। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं थारे सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मने दो इजाज़त।